नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी जो आर एस प्री की जो PYQ सीरीज चल रही थी उसकी हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया है और भारत के संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी पढ़ लिया है। और जो क्लास 2 थी उसके अंदर हमने भारत की जो प्रस्तावना है अर्थात जो प्रीएम्बल है उसके बारे में पढ़ा था और जो प्रस्तावना से रिलेटेड जो PYQs थे उनको भी सोल्व किया था। उसी सीक्वेंस में आज हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं अर्थात जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकारों का चैप्टर एक व्यापक चैप्टर है, इसीलिए क्या करेंगे हम इसको 2 या 3 क्लासों के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसको RS प्री के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसमें जो भी प्रोविज़न लिखे हुए हैं उन प्रोविज़नों को सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में जो RS प्री के जो PYQs हैं या UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं या RPSC के अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको क्या करेंगे साथियों, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम हमारी क्लास आज की। लिखा है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, ये है साथियों हमारा संविधान रूपी सागर। इस संविधान रूपी सागर में क्या है साथियों, कुल 22 भाग है। कुल कितने भाग है? 22 भाग है। अर्थात आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए, हमारे संविधान के कुल कितने चैप्टर हैं साथियों? 22 चैप्टर हैं। और इस संविधान रूपी सागर में टोटल कितने आर्टिकल है साथियों? 395 आर्टिकल या अनुच्छेद है। इनमें से भाग यानी टोटल जो 22 चैप्टर हैं उनमें से जो भाग संख्या 3 है, जो भाग संख्या 3 है या चैप्टर संख्या 3 है वो किससे जुड़ा हुआ है साथियों? फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। और जो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक की बात करें तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कि हम इस क्लास में हम क्या करेंगे साथियों कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन एक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये मौलिक अधिकारों में मौलिक शब्द का क्या तात्पर्य होता है, अधिकार शब्द का क्या तात्पर्य होता है। क्योंकि जिस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उस शब्द का मीनिंग हमें ज़रूर पता होना चाहिए, अर्थात उस शब्द की इमोशन हमारे माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि ये अधिकार शब्द का क्या तात्पर्य होता है और अधिकार शब्द के आगे जो मौलिक जो विशेषण लगाया गया है उस विशेषण का क्या मायने है, अर्थात क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिकार क्या है, अर्थात राइट्स क्या है। अधिकार क्या है साथियों? अधिकार है हमारे नैतिक दावे। हमारे क्या है साथियों? नैतिक दावे, अर्थात हमारे एथिकल क्लेम हैं। और ये एथिकल क्लेम ऐसे हैं जिनको क्या किया जाता है साथियों? समाज के द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की जाती है। जबकि राज्य का कार्य क्या होता है? इन हमारे नैतिक दावों को क्या करना है साथियों? संरक्षण करना है। राज्य का क्या कार्य है? इन हमारे नैतिक दावों को प्रोटेक्शन देना है। कैसे कि अधिकार हमारे नैतिक दावे हैं, इनको समाज के द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की जाती है। तो जो संविधान सभा रूपी जो हमारा समाज था उस समाज के द्वारा क्या किया गया साथियों? इन मौलिक अधिकारों को स्वीकार्यता प्रदान की गई। और जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद में क्या बना साथियों कि भारत एक राज्य बना, अर्थात राज्य की परिभाषा हम जानेंगे अभी क्या है। उस राज्य को क्या करना है? इन अधिकारों का संरक्षण करना है। राज्य को इन अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य नहीं दिया गया है। राज्य को क्या कार्य दिया गया है कि जो मनुष्यों के जो नैतिक दावे हैं, जो व्यक्तियों के नैतिक दावे हैं, उन नैतिक दावों की क्या करनी है साथियों? क्या करना है? उनको संरक्षण प्रदान करना है। अब देखो, ये नैतिक दावे किनको मिलेंगे? ये नैतिक दावे किनको मिलेंगे? तो ये नैतिक दावे मिलेंगे व्यक्तियों को भी मिलेंगे। ये नैतिक दावे किनको मिलेंगे साथियों? व्यक्तियों को मिलेंगे। और ये नैतिक दावे किनको मिलेंगे? नागरिकों को मिलेंगे। क्वेश्चन उठा कि ये नैतिक दावे किनके विरुद्ध मिलेंगे? ये नैतिक दावे किनके विरुद्ध मिलेंगे, किसके अगेंस्ट मिलेंगे? तो ये नैतिक दावे साथियों मिलते हैं राज्य के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट मिलते हैं राज्य साथियों? ये राज्य के अगेंस्ट या राज्य के विरुद्ध हमें मिलते हैं, राज्य के विरुद्ध। अब राज्य के विरुद्ध हमें ये नैतिक दावे क्यों दिए जाते हैं? राज्य के विरुद्ध हमें ये नैतिक दावे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि राज्य क्या है साथियों? संगठित रूप से हिंसा प्रयोग करने की संस्था है। ऑर्गेनाइज्ड रूप से क्या कर सकती है? वोलेंस कर सकती है, हिंसा कर सकती है। इसीलिए हमें उस राज्य से क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। क्योंकि साथियों राज्य के पास में क्या है? राज्य के पास में पुलिस है, राज्य के पास में क्या है? सेना। और राज्य क्या कर सकती है? पुलिस का और सेना का दुरुपयोग करके
मानवों पर क्या कर सकती है, अत्याचार कर सकती है, हिंसा कर सकती है, अतः हमें उन राज्य से क्या किया गया है साथियों, संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा राज्य के पास में क्या है साथियों, सत्ता, और जैसे ही किसी व्यक्ति के पास में सत्ता आती है तो वो उसको क्या बना देती है साथियों, भ्रष्ट बना देती है। तो राज्य पर ये आशंका हमेशा बनी रहती है कि राज्य क्या कर सकता है, अपनी सत्ता का मिसयूज कर सकता है और व्यक्तियों के अधिकारों को छीन सकता है। इसीलिए ये जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार राज्य से हमें क्या कर रहे हैं, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो हमने क्या समझा साथियों कि अधिकार क्या है, नैतिक दावे। अधिकार की डेफिनेशन क्या याद रखनी है कि अधिकार व्यक्तियों के नैतिक दावे हैं जिनको समाज के द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। अर्थात जो हमें अधिकार मिलते हैं, जो हमें राइट्स मिलते हैं, वो किसके अगेंस्ट मिलते हैं, वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो मौलिक अधिकारों में जो मौलिक विशेषण लगा हुआ है, इस मौलिक विशेषण शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थात जो ये फंडामेंटल टर्म है, इस फंडामेंटल टर्म का मीनिंग क्या है, या मौलिक शब्द लिखने के मायने क्या है। तो मौलिक शब्द लिखने के मायने ये हैं कि ये अधिकार मौलिक इसलिए हैं क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए आधारभूत, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई क्या है साथियों, आधारभूत विशेषताएं हैं। क्या है साथियों, बेसिक फीचर है व्यक्ति के। अगर इन आधारभूत विशेषताओं को व्यक्ति के जीवन से बाहर निकाल लिया जाए, यदि इन आधारभूत विशेषताओं को व्यक्ति के जीवन से बाहर निकाल लिया जाए तो साथियों उस कंडीशन में पशु होने में और मानव होने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से उसकी क्या छीन ली जाए साथियों, स्वतंत्रता छीन ली जाए, व्यक्ति से क्या छीन लिया जाए साथियों, उसकी गरिमा यानी उसकी रेस्पेक्ट छीन ली जाए। तो जब व्यक्ति से उसकी गरिमा छीन ली जाए, उसकी रेस्पेक्ट छीन ली जाए, उस कंडीशन में मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा साथियों। अगर व्यक्ति से क्या छीन ली जाए, स्वतंत्रता छीन ली जाए कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है, व्यक्ति को क्या है, सम्मेलन करने का अधिकार नहीं है, व्यक्ति को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, अगर ये अधिकार व्यक्ति से छीन लिए जाए साथियों, उस समय मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये मौलिक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति की क्या है साथियों, आधारभूत विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के बिना व्यक्ति क्या नहीं रह सकता है साथियों, जीवित नहीं रह सकता है। नंबर 2, ये साथियों मौलिक इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के क्या है, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अगर व्यक्तियों को साथियों हम फंडामेंटल राइट्स प्रदान नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति अपने जीवन के सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में क्या नहीं कर सकता है साथियों, प्रगति नहीं कर सकता है। अतः व्यक्ति अगर अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसर बढ़ना है तो उसके लिए हमें स्टेट को क्या देना पड़ेगा साथियों, उसको राइट्स देने पड़ेंगे और उसी राइट्स को क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। इसके अलावा ये मौलिक क्यों है साथियों, मौलिक इसलिए भी हैं क्योंकि इनको क्या दिया गया है साथियों, राज्य से संरक्षण प्रदान किया गया है। इनको क्या किया गया है साथियों, राज्य से हमें प्रोटेक्शन दिया गया है। अर्थात यदि इन अधिकारों का उल्लंघन कर दिया जाए, यदि इन अधिकारों का उल्लंघन कर दिया जाए तो साथियों हम सीधे कहाँ पे जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास में जा सकते हैं और उनसे हम क्या कर सकते हैं, उपचारों की मांग कर सकते हैं और वो उपचार देने से हमें मना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन अधिकारों को क्या बोला जाता है साथियों, मौलिक अधिकार बोला जाता है। अर्थात ये मौलिक टर्मिनोलॉजी, जो ये फंडामेंटल टर्म जो आगे लगा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है साथियों, हमने ये समझा। अभी तक हमने क्या देखा है कि मौलिक अधिकारों में अधिकारों का तात्पर्य क्या है, अधिकार क्या है साथियों, नैतिक दावे हैं जिनको समाज के द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। और मौलिक शब्द इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये व्यक्तियों की क्या है साथियों, जीवन की आधारभूत विशेषताएं हैं और ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। और मौलिक इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी हमें राज्य के द्वारा क्या की गई है साथियों, सुरक्षा प्रदान की गई है। उसके बाद में आपने बार बार सुना होगा कि साथियों 3 प्रकार के राइट्स चलते हैं, कभी नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार, कभी आपने फंडामेंटल राइट्स का नाम सुना, कभी मानवाधिकारी ने ह्यूमन राइट्स का नाम सुना। आज क्या करते हैं साथियों, इनके बीच में अंतर भी हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट्स क्या है। प्राकृतिक अधिकार ये हो गया साथियों नेचुरल राइट्स NR। इसके अलावा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स FR। इसके अलावा मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार ये हो गए साथियों HR। अब देखो
इनमें अंतर समझने से पहले क्या करेंगे साथियों, हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, अर्थात एक परिकल्पना करेंगे कि ये अधिकार व्यक्तियों को के पास आखिर आए कहाँ से। इसमें अलग अलग डिबेट है, लेकिन साथियों हम यहाँ पे जो अंतर समझने के लिए क्या मानेंगे कि जैसे आपने सुना होगा कि लोकमान्य तिलक, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे लोकमान्य तिलक, या भारतीय जो विचारक थे लोकमान्य तिलक, इन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अर्थात लोकमान्य तिलक क्या बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता मेरे को जन्म से ही मिली है। स्वतंत्रता मेरे को कहाँ से मिली है साथियों, जन्म से मिली, अर्थात जन्मजात है। इसी प्रकार से साथियों पाश्चात्य समाज में या वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर एक विचारक हुए जिनका नाम था साथियों जॉन लॉक। उन्होंने भी ये माना कि जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही वो 3 अधिकार लेके पैदा होता है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अर्थात हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति जैसे ही पैदा हुआ उसके पास में उसके साथ अधिकार थे। अर्थात अधिकार कैसे आए हैं साथियों, जन्मजात आए हैं। अधिकार कैसे आए हैं साथियों, जन्मजात आए। अब देखो हमको जन्मजात क्या मिला, जैसे ही हम पैदा हुए साथियों हमने श्वास लेना प्रारंभ कर दिया, यानी श्वसन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उसके बाद में साथियों जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो जन्म के साथ में हमको क्या मिल गई, त्वचा मिल गई। जन्म के साथ में हमारे क्या थे साथियों, कान थे। जन्म के साथ ही हमारे मुंह था। जन्म के साथ में ही साथियों हमारे साथ में क्या था, मस्तिष्क था। अब देखो ये जो श्वास लेने का कार्य है, ये हम श्वास या हवा के लिए हम साथियों किसी पिंचर की दुकान पे जाके ये नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे को कुछ हवा की जरूरत है। ये हमको कैसे मिला है साथियों, प्राकृतिक रूप से मिला है, नेचुरली हमें मिला है। हमको कैसे मिला है साथियों, प्राकृतिक मिला है, नेचुरली मिला है, या जन्मजात ही मिला है। फिर तो ये जो त्वचा का रंग है वो भी हमारे को क्या मिला है साथियों, जन्मजात मिला है। जो हमारे शरीर पे जो नाक कान लगे हुए हैं साथियों, किसी दुकान से जाके नहीं लगवाए हैं, अभी तो ये भी हमको क्या मिले हैं साथियों, जन्मजात मिले हैं। अर्थात इस प्राकृतिक विधि से मिले हुए हैं, अर्थात इस ईश्वरीय विधि से मिले हैं, इस प्राकृतिक विधि से मिले हुए हैं, अर्थात इस ईश्वरीय विधि से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये जो अधिकार क्या है साथियों, ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। ये अधिकार क्या है साथियों, व्यक्ति के जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। अधिकारों को और व्यक्ति के जीवन को साथियों अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अधिकारों को और व्यक्ति के जीवन को क्या नहीं किया जा सकता है साथियों, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो अब इसी के आधार पर हम समझते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, मानवाधिकार है। मैंने बताया कि जो मूल अधिकार क्या होते हैं साथियों, अधिकार क्या होते हैं, नैतिक दावे। अधिकार क्या होते हैं साथियों, नैतिक दावे होते हैं। जो नैतिक दावे किससे मिले हो साथियों, हमें प्राकृतिक विधि से मिले हो, अर्थात प्रकृति से मिले हो। जो नैतिक दावे हमें किससे मिले हो साथियों, ईश्वरीय विधि से मिले हो, अर्थात ईश्वर ने हमें प्रदान किए हो। उन अधिकारों को बोलते हैं साथियों हम प्राकृतिक अधिकार। कौन से अधिकार बोलते हैं साथियों, प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार का सिंपल मीनिंग ये हो गया, नेचुरल राइट्स का मीनिंग ये हो गया कि ये क्या है, व्यक्ति के नैतिक दावे हैं। और ऐसे नैतिक दावे हैं जिनको प्राकृतिक विधि के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिनको ईश्वरीय विधि के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। उन अधिकारों को हम क्या बोलते हैं साथियों, प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं साथियों, नेचुरल राइट्स बोलते हैं। अब देखो, यदि इन्हीं नैतिक दावों को क्या कर दिया जाए साथियों, इन्हीं नैतिक दावों को अगर भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित कर दिया जाए, भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित कर दिया जाए और उनको क्या कर दिया जाए साथियों, संवैधानिक उपचारों की गारंटी प्रदान कर दी जाए। उनको क्या कर दिया जाए साथियों, संवैधानिक उपचारों की गारंटी, संवैधानिक उपचारों की गारंटी प्रदान कर दी जाए, तो वो अधिकार कौन से हो जाएंगे साथियों, वो हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स। तो जिन नैतिक दावों को भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित कर दिया गया तथा इनके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों को क्या कर दिया गया, उपचारों का अधिकार प्रदान कर दिया गया, वो राइट्स कौन से हैं साथियों, वो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स। वो कौन से राइट्स हो गए साथियों, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में चलते हैं साथियों ह्यूमन राइट्स पे। तो ह्यूमन राइट्स कौन से हैं साथियों, कि वे नैतिक दावे जिनको क्या कर दिया गया साथियों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। इसके अंदर जब ये
एडोप्ट किया गया साथियों 10 दिसंबर 1948 को। अर्थात ये जो घोषणा पत्र था, इन घोषणा पत्र में जिन नैतिक दावों को सम्मिलित कर लिया गया वो नैतिक दावे कौन से हो गए साथियों? मानवाधिकार हो गए। वो कौन से हो गए? ह्यूमन राइट्स हो गए। और ह्यूमन राइट्स का सिंपल तात्पर्य है कि वो अधिकार जो मानव होने के नाते इंसान को मिलने चाहिए, मानव होने के नाते अगर इंसान को मिलने चाहिए तो वो है ह्यूमन राइट्स। और जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स की जो प्रकृति होती है साथियों, वो सार्वभौमिक होती है, अर्थात राष्ट्रीय सीमाओं, राष्ट्र राज्य की सीमाओं से बंदी नहीं होती है, अपितु सभी व्यक्तियों को क्या मिलते हैं साथियों? ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। तो हमने क्या जाना कि अधिकार क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं, अर्थात व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है तो वो श्वास लेना प्रारंभ कर देता है साथियों, रोने लगता है तो मुंह उसके साथ में था, कान, त्वचा, ये सब उसके साथ में ही थी। तो जो ये अधिकार जन्मजात हमें मिलते हैं, इन अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार बोल सकते हैं। और ये क्या होते हैं? ईश्वरीय विधि से संरक्षित होते हैं या प्राकृतिक विधि से संरक्षित होते हैं। लेकिन जिन नैतिक दावों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 के अंदर इंक्लूड कर लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट्स दे दिया गया, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान कर दिया गया, वो फंडामेंटल राइट्स होंगे। उसके बाद में अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसमें जिनको सम्मिलित कर लिया गया साथियों, वो किस में हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ह्यूमन राइट्स के अंदर। आगे चलते हैं साथियों। अब हम समझते हैं कि जो हमारे अधिकार है, हमारे जो संविधान के अंदर जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो साथियों, सबसे पहले क्या होता है साथियों, ब्रिटिश के अंदर एक राजा थे, उन्होंने 1215 के अंदर एक अधिकारों का मैग्ना कार्टा लेके आते हैं। 1215 के अंदर एक मैग्ना कार्टा लेके आते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि अब नागरिक क्या कर सकते हैं, यानी ब्रिटेन के जो नागरिक क्या कर सकते हैं, वो राजा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अर्थात वो राजा से उसकी शासन प्रणाली के बारे में जान सकता है, अर्थात राजा से इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि राजा उन लोगों के लिए किन किन प्रकारों का प्रयास कर रहा है। तो राजतंत्र के अंदर इस प्रकार की घोषणा होना कहीं ना कहीं अधिकारों की ओर आगे बढ़ने का एक माध्यम था, इसीलिए इसको क्या बोला गया साथियों? अधिकारों का मैग्ना कार्टा बोला गया। उसके बाद में क्या होता है साथियों, यूरोपीय सोसाइटी के अंदर पुनर्जागरण का दौर चलता है। पुनर्जागरण का दौर चलता है यूरोपियन सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं साथियों? धर्म सुधार होते हैं। यूरोपियन सोसाइटी में क्या होता है? औद्योगिकीकरण का दौर होता है। तो ये जब सभी चीज़ें संपन्न होती है तो ये चीज़ें क्या करती है साथियों? व्यक्तिवाद की अवधारणा को पैदा करती है। व्यक्तिवाद की अवधारणा का तात्पर्य हो गया कि इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट देन सोसाइटी एंड स्टेट, अर्थात जो व्यक्ति है वो समाज और राज्य की तुलना में क्या है साथियों? महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण हो गए इस दौर में। तो जब इसी दौर में आते हैं साथियों एक विचारक, अभी जिनका नाम मैंने बताया, जॉन लॉक। ये जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति जब पैदा होता है तो पैदाइशी उसको 3 अधिकार मिलते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यानी जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जो संपत्ति का अधिकार, वो उस व्यक्ति को क्या मिलते हैं साथियों? जन्म से मिलते हैं। और इसी जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित हुए साथियों अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे जेफरसन और मेडिसन, और अमेरिका के संविधान में इसको साथियों 1791 में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर सम्मिलित कर लिया जाता है। जब इसी फिर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होते हैं साथियों भारतीय संविधान निर्माता, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने साथियों एक कमेटी बनाई जिसका नाम था, जो पटेल जी के नेतृत्व में थी, जिनका नाम था मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित सलाहकार समिति। ये सलाहकार समिति, इसके अंदर इस समिति की भी एक क्या बनती है साथियों? उप समिति, और उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? जे.बी. कृपलानी। उस उप समिति का अध्यक्ष कौन थे साथियों? जे.बी. कृपलानी। तो इन जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में जो समिति थी, उस समिति ने साथियों जब हमारा संविधान, मूलभूत संविधान लागू हुआ उस समय कितने फंडामेंटल राइट्स की सिफारिश की साथियों? 7 फंडामेंटल राइट्स की सिफारिश की, अर्थात 7 मौलिक अधिकार हमारे मूलभूत संविधान में जोड़े गए। अब हम देखते हैं कि क्या वर्तमान समय में भी 7 है या कम है? यह है तो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे है साथियों समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। यह अधिकार है साथियों आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, अर्थात आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। नंबर 2 पे है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम,
और ये कहाँ से कहाँ तक है साथियों, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। उसके बाद में साथियों नंबर 3 पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है साथियों, आर्टिकल 23 और 24 में है। उसके बाद में नंबर 4 पर है साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है साथियों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। और उसके बाद में है साथियों शिक्षा एवं अपनी शिक्षा को और एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार यह है आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में। उसके बाद में नंबर 6 पे साथियों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह आर्टिकल 31 के अंदर उल्लेखित था। और उसके बाद में नंबर 7 है साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है आर्टिकल 32 के अंदर साथियों। अब हम क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल का अध्ययन करेंगे आगे, लेकिन अब ध्यान रखें साथियों कि जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में जो उप समिति बनी थी उसने मूलभूत संविधान के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी साथियों, 7 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 जब किसकी सरकार थी साथियों, मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी, उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301 के अंदर लिख दिया गया। अर्थात अब जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अपितु अब ये कौन सा अधिकार है साथियों, अब ये लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है साथियों, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ध्यान में रखें कि मूलभूत संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे साथियों, 7 है। वर्तमान में कितने हैं साथियों, 6 हैं। एक किसको यहाँ से हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। उस समय सरकार किनकी थी साथियों, मोरारजी भाई देसाई की जनता दल की सरकार थी। अब क्या करते हैं साथियों, अब हम क्या करते हैं, एक एक आर्टिकल को, अर्थात तो जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अर्थात जो संवैधानिक प्रावधान लिखे हुए हैं, उन संवैधानिक प्रावधानों के बारे में क्या करते हैं साथियों, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या लिखा है साथियों, राज्य की परिभाषा। किसकी डेफिनेशन दी गई है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसके अंदर दी गई है साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो चीज़ें लिखी हैं या जो प्रोविजन है वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजन है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले आर्टिकल 12 के अंदर राज्य की परिभाषा ही क्यों लिखी, अर्थात आर्टिकल 35 के अंदर भी तो राज्य की परिभाषा लिख सकते थे, लेकिन हमारा जो संविधान है पूरा सीक्वेंस में लिखा गया है साथियों। तो आर्टिकल 12 के अंदर ही राज्य की परिभाषा इसलिए लिखी गई या राज्य की परिभाषा को प्राथमिकता इसलिए प्रदान की गई क्योंकि जो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार हमें मिले किसके अगेंस्ट है साथियों, स्टेट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने ये महसूस किया कि भाई इन लोगों को बता तो दे कि राज्य का शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थात स्टेट शब्द की डेफिनेशन क्या है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताई। तो फिर उन्होंने बताया कि राज्य की परिभाषा में किन किन को सम्मिलित किया जाएगा। अब देखो, राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा संघ। आपको पता है कि भारत में शासन संचालन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, अर्थात संघ है, उसके बाद में राज्य है, उसके बाद में क्या है साथियों, स्थानीय निकाय है, उसके बाद में क्या है, स्थानीय निकाय है। तो संघ, संघ में क्या होगा, संघ की विधायिका हो जाएगी, संघ की विधायिका हो जाएगी और संघ की कार्यपालिका हो जाएगी, संघ की विधायिका और संघ की कार्यपालिका हो जाएगी। उसके बाद में राज्य में भी क्या हो जाएगा साथियों, सेम हो जाएगा, राज्यों की क्या हो जाएगी, विधायिका हो जाएगी और राज्यों की क्या हो जाएगी, कार्यपालिका हो जाएगी। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें स्थानीय निकाय में, तो स्थानीय निकाय में 2 प्रकार की संस्थानें आ जाएगी, PRI अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज यानी जो शहरी निकाय संस्थान है। ये किसके अंदर आएंगे साथियों, राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगे। अब इनको समझते हैं। संघ, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका के अंदर क्या आएगी साथियों, संसद आ जाएगी
और संसद के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रपति भी संसद के अंदर आता है, राज्यसभा भी और लोकसभा। अर्थात आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य शब्द का तात्पर्य ये नहीं है कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। यहाँ पे आर्टिकल 12 के अंदर जो लोकसभा है वो भी किसकी डेफिनेशन में आ रहा है साथियों? राज्य की डेफिनेशन में आ रहा है। राष्ट्रपति भी किसकी डेफिनेशन में है साथियों? राज्य की डेफिनेशन में है। इसके अलावा राज्य संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका में आपको पता है कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका का तात्पर्य हो गया साथियों जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, अर्थात संघ सरकार के जितने भी सिविल सेवक हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे साथियों? वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो कलेक्टर भी किसकी डेफिनेशन में है साथियों? कलेक्टर राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुलिस भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों? राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईपीएस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अस्थायी कार्यपालिका का तात्पर्य हो गया कि साथियों पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज है अर्थात जो मंत्री परिषद है ये किसकी डेफिनेशन में आएगी साथियों? ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। तो इस स्टेट शब्द की इमोशन को अपने माइंड में ढंग से बैठाइए साथियों कि राज्य शब्द का तात्पर्य केवल पंजाब हरियाणा वो चीज़ें नहीं है। राज्य शब्द का तात्पर्य है कि कलेक्टर भी स्टेट की डेफिनेशन में है, सीएम भी किसकी डेफिनेशन में है साथियों? स्टेट की डेफिनेशन में। इसी प्रकार से राज्य की विधायिका में आ जाएगा साथियों और इसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका हो जाएगी। स्थानीय निकाय की बात की जाए तो पंचायती राज संस्थान, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? ग्राम सभा। सरपंच भी साथियों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक कि साथियों जो वार्ड पंच है ना, वो वार्ड पंच भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पंचायती राज संस्थान हैं उनके जो स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं अर्थात जो ग्राम सेवक साथियों जो है, ये ग्राम सेवक भी किसको रिप्रेजेंट करता है अर्थात जिसका नाम अब वीडियो कर दिया, ये वीडियो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पटवारी है ये पटवारी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों? स्टेट को। तो स्टेट की डेफिनेशन व्यापक परिभाषा है साथियों जिसके अंदर सरपंच भी होगा, पटवारी भी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष भी उसमें सम्मिलित किए जाएंगे और उसके अलावा लोकसभा के सभी सदस्य भी उसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। इसी प्रकार से साथियों अर्बन लोकल बॉडीज के जितने भी जो मेंबर हैं अर्थात उसके जो स्थायी कार्यपालिका के अस्थायी कार्यपालिका या वहाँ के जो पार्षद होते हैं वो सभी किसके अंदर आएंगे साथियों? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। क्या इसके अलावा भी किन्हीं को सम्मिलित किया जा सकता है क्या? हाँ, इनके अलावा किनको सम्मिलित किया जा सकता है? इनके अलावा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये बताया जाता है कि भाई ये स्टेट की डेफिनेशन में होंगे या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या है साथियों? हमारे संविधान का व्याख्याकार है अर्थात समय समय पर वो एक्सप्लेनेशन करता रहता है और बताता है कि हम किसको सम्मिलित करेंगे। अब देखो, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा जो क्या करते हैं? राज्य से वित्तपोषित होते हैं। राज्य से क्या होते हैं? वित्तपोषित होते हैं। या ऐसी कोई भी संस्थान जो जिसमें क्या होते हैं? राज्य के कार्मिक कार्य करते हैं। जिसमें क्या करते हैं साथियों? राज्य के कार्मिक कार्य करते हैं, वो भी किसकी डेफिनेशन में आएंगे? स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ साथियों? जेएनयू किसकी डेफिनेशन में आएगा? स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो भी किसकी डेफिनेशन में आएंगे साथियों? स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। इसके अलावा जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है ये भी किसकी डेफिनेशन में आएंगी साथियों? स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो ये है साथियों राज्य की परिभाषा जिसमें गाँव का वार्ड पंच से लेकर राष्ट्रपति तक इसके अंदर सम्मिलित है साथियों। आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है उस स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंदर सम्मिलित नहीं है साथियों। न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है क्योंकि न्यायपालिका तो क्या करती है साथियों? इस राज्य के विरुद्ध हमारे अधिकारों का क्या करती है? संरक्षण प्रदान करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? न्यायपालिका सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका इसलिए सम्मिलित नहीं है क्योंकि इनके द्वारा अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया तो उस स्थिति में हमको उपचार कौन प्रदान करेगी साथियों? हमें उपचार प्रदान करेगी न्यायपालिका। तो ये तो समझा साथियों हमने स्टेट की डेफिनेशन। ये किसकी डेफिनेशन समझी साथियों? हमने स्टेट की डेफिनेशन। अब देखो, एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन चलती है वो भी आपको पता होना चाहिए साथियों। सिंपल एक डेफिनेशन कि राज्य के जो तत्व हैं या राज्य के तत्वों में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, अर्थात ये डेफिनेशन चलती है साथियों पॉलिटिकल साइंस में। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है तो आपको याद होना चाहिए साथियों।
तो राज्य की परिभाषा में क्या सम्मिलित होता है, राज्य की के क्या क्या तत्व होते हैं साथियों। राज्य में क्या होना चाहिए, राज्य के पास में एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, राज्य के पास में क्या होनी चाहिए, एक निश्चित टेरिटरी होनी चाहिए। उसके बाद उस टेरिटरी में क्या होना चाहिए, जनसंख्या निवास करनी चाहिए। उस टेरिटरी में क्या होना चाहिए साथियों, जनसंख्या निवास करनी चाहिए। और इस जनसंख्या को संचालित करने के लिए साथियों वहाँ पे क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। इस जनसंख्या को संचालित करने के लिए वहाँ पे क्या होनी चाहिए, सरकार होना चाहिए। और इस सरकार के पास में क्या होना चाहिए साथियों, संप्रभुता होना चाहिए। इस सरकार के पास में क्या होनी चाहिए, सोवरेनिटी होना चाहिए, अर्थात वो सरकार आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये राज्य के 4 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। ये डेफिनेशन चलती है पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर स्टेट की डेफिनेशन को जानना चाहे तो स्टेट की डेफिनेशन में ये चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ेंगे तो बार बार आएगा कि राज्य 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 राज्य। तो उस राज्य शब्द में आपको क्या सोचना है कि ये पूरी चीज़ें, आपको ये नहीं सोचना है कि राज्य शब्द का तात्पर्य यहाँ राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ साथियों हमारा आर्टिकल 12 है कंप्लीट। अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 की ओर। आर्टिकल 13, अब देखो सीक्वेंस, आर्टिकलों को रटना नहीं है साथियों, केवल सीक्वेंस से माइंड में सेट करना है कि आर्टिकल 12 में क्या है साथियों, स्टेट। अब स्टेट क्या है साथियों, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। आर्टिकल 12 के अंदर किसकी डेफिनेशन दे रखी है, स्टेट की डेफिनेशन। और स्टेट क्या है साथियों, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, अर्थात विधि निर्माण की संस्था है। तो आर्टिकल 13 के अंदर किससे संबंधित प्रोविजन होंगे साथियों, विधि से संबंधित प्रोविजन होंगे। आर्टिकल 13 के अंदर किससे रिलेटेड प्रोविजन होंगे, विधि से रिलेटेड प्रोविजन होंगे। तो इसके एक एक प्रोविजन को देखते हैं साथियों। आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13 का जो क्लोज फर्स्ट है वो क्या कहता है साथियों, ये क्या कहता है कि देखो ऐसा हुआ कि जिस समय हमारा संविधान लागू किया गया, उस संविधान लागू होने से पहले की विधियां भी अभी हमारे देश में चल रही हैं। अब वो जो संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां चल रही है वो विधियां हो सकती है हमारे मौलिक अधिकारों से क्या हो सकती हो, असंगत हो, या हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आज़ादी से पहले से जो चलने वाली जो विधियां हैं और उनका जो जितना सा भाग है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करता है, तो उतना सा भाग मौलिक अधिकारों द्वारा क्या कर लिया जाएगा साथियों, ढक लिया जाएगा। एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि आज़ादी से पहले की ये कोई साथियों विधि चल रही है, आज़ादी से पहले की ये कोई विधि चल रही है। इस विधि के अंदर इतने से प्रोविजन ऐसे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं साथियों, वोलेट कर रहे हैं। इतना सा पार्ट क्या कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इतने से भाग में क्या होगा साथियों, इतने से भाग में जो मौलिक अधिकार आके बैठ जाएंगे और इस भाग को पूरा ढक देंगे, अर्थात इस पूरे भाग को क्या करेंगे, कर देंगे साथियों, ढक देंगे, अर्थात ढक देंगे। तो इसी को बोलते हैं साथियों आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत अर्थात ये हुआ कि आज़ादी से पूर्व की अगर कोई विधियां चल रही है और विधियों का अगर कुछ सा भाग, थोड़ा सा भाग अगर हमारे मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उस भाग में किसकी चादर आ जाएगी साथियों, मौलिक अधिकारों की चादर के द्वारा उसको क्या कर लिया जाएगा, ढक लिया जाएगा। तो आर्टिकल 13(1) के अंदर किसका सिद्धांत चलता है साथियों, आच्छादन का सिद्धांत चलता है। किसका सिद्धांत चलता है साथियों, आच्छादन का सिद्धांत। उसके बाद में आर्टिकल 13 का क्लोज 2 की बात करते हैं। ये क्या बात बोलता है साथियों, कि ये क्या बोल रहा है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी, राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो क्या हो, मौलिक अधिकारों से असंगत हो या जो मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। राज्य के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो क्या हो, मौलिक अधिकारों से असंगत हो या जो मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। अगर ऐसी विधि का निर्माण कर दिया गया तो न्यायपालिका द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उस विधि को क्या बता दिया जाएगा, असंवैधानिक बता दिया जाएगा। उस विधि को क्या बता दिया जाएगा साथियों, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाएगा।
क्या लिखा है आर्टिकल 13(2) के अंदर कि राज्य के द्वारा, राज्य शब्द का तात्पर्य जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकारों से क्या हो, असंगत हो या हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। अगर ऐसी विधि बना दी जाती है तो न्यायपालिका द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इसको भी साथियों एक डायग्राम से समझते हैं कि कैसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। मान लीजिए साथियों कि ये कोई विधि है जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, राज्य के द्वारा बनाई गई है, और इसके अंदर मान लीजिए इतना सा भाग क्या है साथियों, राज्य ने जो विधि बनाई है उसमें से जो इतना सा भाग है, ये भाग क्या कर रहा है साथियों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो उस कंडीशन में कौन आएगी साथियों, न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या करेगी साथियों, इतने से भाग को निकाल देगी, इतने से भाग को क्या करेगी, निकाल देगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही थी साथियों, हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे थे, वोलेट कर रही थी, अर्थात उसका उल्लंघन कर रही थी। और सिंपल भाषा में समझिए कि मान लीजिए कोई राज्य ने कोई एक्ट बनाया, राज्य ने कोई एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंदर कितनी धाराएं हैं साथियों, टोटल 50 धाराएं हैं, और उसमें से मान लीजिए धारा संख्या 10 और धारा संख्या जो 20 है, ये क्या कर रही है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही। तो न्यायपालिका क्या करेगी साथियों, केवल इन 2 धाराओं को खत्म करेगी, पूरी विधि को खत्म नहीं करेगी साथियों, केवल इन 2 धाराओं को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, और बाकी की धाराएं बनी रहेगी। एक और सिंपल एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए साथियों गेहूं है और गेहूं के अंदर मान लीजिए कुछ कंकड़ है, गेहूं के अंदर क्या आगे हैं साथियों, कुछ कंकड़ आगे। अगर हमें इन गेहूं को यूज करना है और उसमें कंकड़ आ गए तो ऐसा थोड़े करेंगे साथियों कि पूरे गेहूं को हम फेंक देंगे, नहीं, उसमें से क्या करेंगे, जो कंकड़ हैं उनको अलग कर लेंगे, बाकी के गेहूं को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो इसी प्रकार का कार्य कौन करती है साथियों, न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका ये देखती है कि जो विधि बनाई है राज्य ने, उस विधि के कोई भी ऐसा प्रोविजन है क्या जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जो प्रोविजन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, न्यायपालिका क्या करेगी साथियों, उस प्रोविजन को संविधान से निकाल के बाहर फेंक देगी, अर्थात उस विधि से बाहर फेंक देगी। तो ये है आर्टिकल 13(2). इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं साथियों, इस सिद्धांत को हम बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं साथियों, हम पृथक्करण का सिद्धांत। क्यों? न्यायपालिका द्वारा क्या किया जा रहा है साथियों, जो असंगत या जो मौलिक अधिकारों से उल्लंघन करने से संबंधित जो विधि थी, उसको क्या किया जा रहा है साथियों, पृथक किया जा रहा है। जिस प्रकार से गेहूं से हम क्या कर रहे थे साथियों, कंकड़ को अलग कर रहे थे, उसी प्रकार का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, न्यायपालिका के द्वारा किया जा रहा है। तो आर्टिकल 13(a) के अंदर तो है आच्छादन का सिद्धांत, आर्टिकल 13(2) के अंदर किसका सिद्धांत है साथियों, पृथक्करण का सिद्धांत। अब देखो, ये जो आर्टिकल 13(2) है, इस आर्टिकल 13(2) की लैंग्वेज को देखने पर तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, अर्थात इस पिक्चर को जब हम जूम करेंगे, आर्टिकल 13(2) की जो पिक्चर है उस पिक्चर को जूम करेंगे तो साथियों आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी। वो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य होता है कि जब राज्य द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाएगी तो उस विधि की जांच की जाएगी, अर्थात वो विधि सही है या गलत है। तो ये क्या होता है साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन। तो भारत के संविधान में कहीं पे भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13(2) की जब भावनाओं को देखते हैं, आर्टिकल 13(2) के जब कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि आर्टिकल 13(2) के अंदर कौन सा प्रोविजन निहित है साथियों, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन निहित है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का प्रोविजन हमें क्या होता है साथियों, दिखाई देता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 13(2) में। आगे चलते हैं साथियों, आर्टिकल 13(3) यानी आर्टिकल जो 13 है उसका जो क्लोज 3 है, इसमें दे रखा है कि साथियों विधि के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात विधि में किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा या सम्मिलित किया जाएगा। अब देखो, इसमें टोटल 8 चीजें लिख रखी है साथियों कि 8 इन चीजों को क्या किसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा, विधि की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। क्या लिखा है साथियों, कोई भी आदेश या अध्यादेश या अधिसूचना, 3 चीजें तो साथियों ये हो गई। आदेश ए वर्ड वाले साथ हो गए, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना। उसके बाद में क्या है, नियम, विनियम,
और उपनियम, और क्या है साथियों, उपनियम। इसके अलावा ऐसी रूढ़ियाँ या परंपराएं और प्रथाएं जो क्या रखती हो साथियों, विधिक प्रभाव रखती हो, उनको भी किस में शामिल किया गया है, आर्टिकल 13(3) के तहत विधि की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं साथियों, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए जाते हैं, अर्थात राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाते हैं। नियम, विनियम और उपनियम ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं साथियों, विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा रूढ़ियाँ और परंपराएं और प्रथाएं, ऐसी रूढ़ियाँ या परंपराएं प्रथाएं जो किसका प्रभाव रखती हो साथियों, विधिक प्रभाव रखती हो, उसको भी किस में सम्मिलित किया जाता है साथियों, उसको भी विधि की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। तो विधि की परिभाषा में ये चीजें हैं, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, विनियम, उपनियम और रूढ़ियाँ, और किसको सम्मिलित किया जाता है, परंपराओं और प्रथाओं को सम्मिलित किया जाता है जो क्या रखती हो साथियों, विधिक प्रभाव रखती हो। उसके बाद में है आर्टिकल 13(4) यानी आर्टिकल 13 का क्लोज 4। ये क्या बोलता है साथियों, ये हमारे मूलभूत संविधान के अंदर नहीं था, इसको जोड़ा गया साथियों 44वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 13(3) के अंदर जो आपने विधियां पढ़ी है ना, जिसके अंदर 8 चीजें दे रखी है, उसमें ध्यान रखना कि संविधान संशोधन उसमें सम्मिलित है। संविधान संशोधन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो क्या है, आर्टिकल 13(3) के अंदर जो चीज़ें लिख रखी है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो सिंपल इतना ही याद रखना है कि आर्टिकल 13(4) हमारे मूलभूत संविधान में नहीं था, अपितु 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह लिखा गया कि जो संविधान संशोधन है वो संविधान संशोधन किसकी परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो आर्टिकल 13(3) के जो 13(3) के अंदर जो विधि की परिभाषा लिखी हुई है उस विधि की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये समझा साथियों हमने आर्टिकल 13 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो अब आर्टिकल 12 किससे संबंधित था साथियों, वापस रिवीजन करते हैं। ये क्या था, स्टेट की डेफिनेशन थी। फिर मैंने बताया कि स्टेट क्या है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। तो आर्टिकल 13 में किससे संबंधित प्रोविजन होंगे साथियों, विधि से संबंधित प्रोविजन होंगे। अब आर्टिकल 14 ये कहता है कि भाई जब ये स्टेट जो कानून बनाएगा ना, वो कानून किस प्रकार के बनाएगा, वो कानून किस प्रकार के बनाएगा, वो कानून या विधि इस प्रकार का बनाएगा जिसमें क्या हो, विधि के समक्ष समता हो और विधियों का क्या हो, समान संरक्षण हो। सीक्वेंस वापस देखो, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट क्या है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी अर्थात विधि निर्माण करने की संस्था है। आगे क्वेश्चन ये उठा कि राज्य जब विधि बनाएगा तो राज्य विधि बनाएगा कैसी, तो वो राज्य इस प्रकार की विधि बनाएगा जिसमें क्या हो, विधि के समक्ष समता हो और विधियों का क्या हो, समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष समता हो और विधि का समान संरक्षण हो। अब हम एक एक फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करते हैं, अर्थात जो मौलिक अधिकारों का जो प्रोविजन है उसमें पहला मौलिक अधिकार प्रारंभ करते हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये चीज़ें महसूस की कि स्वतंत्रता की तुलना में ना हमारी सोसाइटी में पहले क्या होनी चाहिए साथियों, समता होनी चाहिए। क्योंकि आज़ादी से पूर्व की अगर बात की जाए तो आज़ादी से पूर्व जो हमारा समाज था वो समाज कैसा था साथियों, विषमता मूलक था। अर्थात समाज में पद सोपानी व्यवस्था थी, कुछ अगड़ी जातियाँ थी तो कुछ पिछड़ी जातियाँ थी, कुछ अगड़े वर्ग थे तो कुछ पिछड़े वर्ग थे। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि स्वतंत्रता से ही पहले किसको रखा जाए साथियों, समता को रखा जाए। इसीलिए अधिकारों में हमने समता को पहले रखा है और स्वतंत्रता को उसके बाद में रखा है। क्योंकि अगर केवल स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जो स्वतंत्रता के प्रोविज़न होते हैं वो कुछ ही वर्गों तक सीमित हो सकते हैं, लेकिन जब समाज के अंदर समता की स्थापना कर दी जाएगी तो समता के बाद में लोग क्या कर पाएंगे साथियों, अपनी स्वतंत्रता का अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो समता का अधिकार, अभी मैंने बताया कि समता के अधिकार के प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई एक एक मीनिंग, शब्द का मीनिंग जान रहे हैं। तो ये समता शब्द का क्या तात्पर्य है, समता शब्द का तात्पर्य होता है साथियों कि हमें क्या करना है, तार्किक भेदभावों को समाप्त करना है। कौन से भेदभावों को समाप्त करना है साथियों, तार्किक भेदभावों को समाप्त करना है। हमें समाज में से क्या करना है साथियों, हमें समाज में से जो विशेषाधिकार वर्ग है, जो विशेषाधिकार वर्ग है उस विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति करनी है। विशेषाधिकार
वर्ग की समाप्ति, क्योंकि आज़ादी से पहले जिस प्रकार का जो सामंतवादी समाज चलता था, हमें उसकी क्या करनी है साथियों, समाप्ति करनी है। और समता का अधिकार का तात्पर्य है कि हमें क्या करना है, अवसर की समता प्रदान करनी है। हमें क्या करनी है, अवसर की समता प्रदान करनी है, अर्थात इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो भाई, जब विशेषाधिकार वर्ग की समता समाप्त हो जाएगी तो सभी लोगों की प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। सभी लोगों की प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी साथियों, सभी लोगों की प्रतिष्ठा एक समान हो जाएगी। तो हमारी प्रस्तावना की भी अगर बात की जाए तो प्रस्तावना भी कौन सी समता की बात करती है साथियों, सभी लोगों को स्टेटस बराबर होगा और सभी लोगों को क्या दी जाएगी साथियों, अवसर की समता दी जाएगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब देखो, मैंने लिखा है कि अतार्किक भेदभावों को समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन उठा कि अतार्किक भेदभाव कौन से होते हैं, अतार्किक भेदभाव कौन से होते हैं, कि जब भेदभाव किसके आधार पर किया जाए, धर्म के आधार पर किया जाए, जब उसकी रेस यानी मूलवंश के आधार पर किया जाए, जब उसकी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए, जब क्या किया जाए साथियों, सेक्स यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए, जब जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाए, जब उसके उद्भव के आधार पर क्या किया जाए, भेदभाव किया जाए। तो अगर इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव किया जाता है तो वो भेदभाव कौन से होते हैं साथियों, अतार्किक। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि हमें अतार्किक भेदभाव की क्या करनी है, समाप्ति करनी है। तार्किक भेदभाव किए जा सकते हैं साथियों, जैसे आईएएस बनने के लिए, आरएएस बनने के लिए कुछ ना कुछ शैक्षणिक योग्यता रखी जा सकती है। तो हम केवल कौन से भेदभावों को समाप्त करना है साथियों, अतार्किक भेदभावों को समाप्त करना है। क्योंकि आज़ादी से पहले की भारत की बात की जाए तो भारत में क्या था साथियों, इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो उस राजतंत्रीय प्रणाली को समाप्त करते हुए, उस ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रणाली को समाप्त करते हुए हमने कौन से प्रोविज़न को अपनाया साथियों, हमने समता का प्रोविज़न अपनाया। और समता की सहायता से हम क्या करना चाहते हैं, हम अतार्किक भेदभावों को समाप्त करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, अवसर की समाप्ति, अवसर की क्या देना चाहते हैं साथियों, समता देना चाहते हैं। और सभी के लिए क्या करना चाहते हैं साथियों, लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं। ये है साथियों समता का कॉन्सेप्ट। अभी हमने ये समझा है कि समता शब्द का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि भाई जब समता का अधिकार पढ़ रहे हैं तो हमें इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि जो इक्वलिटी है या समता जो शब्द है, उस शब्द का क्या तात्पर्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है साथियों आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं। इसमें प्रोविजन लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या लिखा है साथियों, आर्टिकल 14 के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्षमता और विधियों के समान संरक्षण, इनसे वंचित नहीं किया जाएगा, डिनाइल नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या बोल रहा है, एक एक प्रोविजन को समझते हैं। पॉलिटी पढ़ने का सिंपल वे है कि एक एक टेक्निकल टर्म को जानते जाओ, सब सब्जेक्ट की इमोशन क्रिएट हो जाएगी। और जब सब्जेक्ट की इमोशन क्रिएट होगी साथियों तो सब्जेक्ट हमें इजीली समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा, राज्य शब्द का वही तात्पर्य है जो मैंने अभी आपको आर्टिकल 12 के अंदर बताया था, राज्य में क्या सम्मिलित होते हैं, अभी एक्सप्लेनेशन की है मैं पूरे। उसके बाद में राज्य के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में, अगला टेक्निकल टर्म क्या है साथियों, भारत के राज्य क्षेत्र में। इस शब्द का क्या तात्पर्य होता है, एक कॉन्सेप्ट चलता है साथियों यूनियन ऑफ स्टेट और एक कॉन्सेप्ट चलता है इंडियन टेरिटरी। यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ। इस यूनियन ऑफ स्टेट में क्या सम्मिलित होता है साथियों, एक तो संघ सम्मिलित होता है और एक 28 राज्य सम्मिलित होते हैं।
जबकि ये कॉन्सेप्ट जो व्यापक कॉन्सेप्ट है वो साथियों भारत का राज्य क्षेत्र, इन्हें इंडियन टेरिटरी, इस इंडियन टेरिटरी में क्या सम्मिलित होगा साथियों, संघ भी सम्मिलित होगा, 28 राज्य भी सम्मिलित होंगे और 8 जो यूटीज हैं उनको भी क्या किया जाएगा साथियों, सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात ये हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट की तुलना में इंडियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में चलते हैं कि किसी व्यक्ति को अब ये समझ लेते हैं इस व्यक्ति शब्द का क्या तात्पर्य है। अर्थात व्यक्ति का कॉन्सेप्ट है साथियों वो नागरिक की तुलना में एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। ये है साथियों नागरिक। ये कौन है, नागरिक, अर्थात जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है वो किस में आ जाएंगे साथियों, सिटीजन में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें व्यक्ति, तो व्यक्ति में कौन सम्मिलित है साथियों, व्यक्ति के अंदर कौन सम्मिलित है, भारतीय तो है ही है साथियों। इसके अलावा विदेशी भी इसके परिभाषा में आ जाएंगे। इसके अलावा जितने भी जो व्यावसायिक संस्थान हैं, यानी जो भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है वो भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे साथियों, व्यक्ति की डेफिनेशन में आ जाएंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी, यमुना नदी, इनको भी क्या माना है साथियों, लिविंग एंटिटी माना है, अर्थात जीवंत प्राणी माना है, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएंगी साथियों, व्यक्ति की डेफिनेशन में आ जाएगी। इसके अलावा समय समय पर जो पशु और पक्षियों के अधिकारों की बात की जाती है तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आ रहे हैं साथियों, व्यक्ति शब्द की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो ये हुआ व्यक्ति। उसके बाद में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात डिनाइल नहीं किया जाएगा, अर्थात मना नहीं किया जाएगा। अब आगे की स्लाइड में हम क्या करते हैं कि विधि के समक्ष समता और जो विधियों का जो समान संरक्षण है इनको समझ लेते हैं, इनमें कंपैरिजन जान लेते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों ये कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो है विधि के समक्ष समता। एक तरफ लिख लेते हैं विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब साथियों इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि विधि के समक्ष समता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और विधियों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं, ये कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। तो ये जो विधि के समक्ष समता है, ये विधि के समक्ष समता है साथियों वाइमर गणराज्य से, अर्थात जर्मनी के अंदर जब वाइमर गणराज्य था वहां से लिया गया है। आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन जब हमारी संविधान सभा की जब डिबेट चल रही थी और संविधान सभा के अंदर जब हमारे जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी एन राव, तो बी एन राव से जब पूछा गया कि जो विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, तो बी एन राव ने जवाब देते हुए कहा कि जो हमारे विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट की बजाय जो वाइमर गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट था, यानी वहाँ पे जो विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से लिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में वाइमर गणराज्य नहीं दे रखा है तब तो आप ब्रिटेन का ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वाइमर गणराज्य और ब्रिटेन का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, अगर दोनों चीज़ें दी है तो हमें कौन सा आंसर सही मानना है साथियों, वाइमर गणराज्य का सही मानना है। और जो विधियों का जो समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, वो विधियों का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है साथियों, यूएसए यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पहले तो ये फैक्ट हो गए। अब इनका तात्पर्य अर्थात इनका मीनिंग देख लेते हैं। इनका मीनिंग क्या है साथियों, विधि के समक्ष समता का तात्पर्य होता है कि विधि सभी व्यक्तियों के साथ में क्या करेगी, एक समान व्यवहार करेगी। विधि के समक्ष समता अर्थात विधि सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। तो विधि के समक्ष समता में क्या है, विधि सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करती है, अर्थात इक्वल ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है साथियों, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य होता है कि विधि सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। उस व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा चाहे कुछ भी हो, उसके बावजूद भी विधि क्या करेगी,
एक समान व्यवहार करेगी, अर्थात विधि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात विधि सभी व्यक्तियों को, विधि क्या करेगी साथियों, सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेगी। विधि के समक्ष समता में क्या होता है, विधि सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टिकोण से देखती है। इसीलिए साथियों हमारी जो न्याय की देवी होती है, उस न्याय की देवी पर आंखों में, उसकी आंखों पर क्या बंदी होती है साथियों, पट्टी बंदी होती है, ताकि न्याय की देवी को ये नहीं पता होता है कि सामने जो खड़ा व्यक्ति है उस व्यक्ति का धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, अर्थात उसका वर्ग क्या है, क्या वो अडानी का बेटा है, अंबानी का बेटा है या किसान का बेटा है। अर्थात वो क्या करती है, निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, सबके साथ में क्या करती है साथियों, एक समान व्यवहार करती है, इक्वल ट्रीटमेंट करती है। तो विधि के समक्ष समता में क्या किया जाता है साथियों, इक्वल ट्रीटमेंट, एक समान व्यवहार, एक समान व्यवहार। अब है साथियों विधियों का समान संरक्षण। इसका क्या मीनिंग है, इसको जान लेते हैं साथियों। ये बोलता है विधियों का समान संरक्षण, इन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का कॉन्सेप्ट बोलता है कि समान के साथ समान, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जबकि असमान के साथ में क्या किया जाएगा साथियों, असमान के साथ असमान व्यवहार, असमान के साथ में असमान व्यवहार। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, जबकि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात विधियों का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब तक व्यक्ति एक समान है तब तक एक समान व्यवहार, लेकिन जैसे ही व्यक्ति बदले या व्यक्तियों की परिस्थितियां बदली, वैसे ही साथियों विधि का व्यवहार बदल जाएगा। ये क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जैसे ही व्यक्तियों की परिस्थितियां बदली या व्यक्ति बदले तो विधि का व्यवहार बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा अभी देखते हैं साथियों। ये क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि सभी पुरुषों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, सभी महिलाओं के साथ में एक समान व्यवहार किया जाएगा, सभी बच्चों के साथ में एक समान व्यवहार किया जाएगा, सभी ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ में एक समान व्यवहार किया जाएगा, सभी एससी और सभी एसटी वर्ग के लोगों के साथ में एक समान व्यवहार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि समान के साथ समान व्यवहार और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। लेकिन पुरुषों के बीच में और महिलाओं के बीच में क्या किया जा सकता है साथियों, विभेद किया जा सकता है। अर्थात महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट बनाया गया है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो ये क्या है साथियों, परिस्थितियां बदली, विधि का व्यवहार बदल गया। इसके अलावा साथियों जैसे ओबीसी वर्ग, सभी ओबीसी वर्ग के बीच में एक समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन ओबीसी वर्ग के बीच में और एसी वर्ग के बीच में क्या किया जा सकता है साथियों, असमान व्यवहार किया जा सकता है। यहाँ पे ओबीसी वर्ग के बीच में, एसी वर्ग के बीच में, एसटी वर्ग के बीच में, जनरल वर्ग के बीच में, ईडब्ल्यूएस वर्ग के बीच में, या जो और भी अदर वर्ग है, इनके बीच में क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। इसीलिए तो साथियों सभी की जो कंपटीशन के अंदर जो रिजल्ट आता है, सभी की मेरिट अलग अलग आती है। कौन से प्रोविजन के तहत आती है साथियों, ये आती है विधियों का जो समान संरक्षण होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट चलता है, उसके तहत साथियों ऐसा होता है, उसके साथ ऐसा होता है। और यदि ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग और एसटी वर्ग के लोगों को यदि यूपीएससी और आरपीएससी के अंदर ज़्यादा अटेम्प्ट की छूट दी जाती है, अटेम्प्ट के अंदर उनको क्या दी जाती है साथियों, छूट दी जाती है, तो वो भी कौन से कॉन्सेप्ट के साथ दी जाती है साथियों, विधियों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जैसे ही व्यक्ति बदले या व्यक्तियों की परिस्थितियां बदली, वैसे ही विधि क्या करेगी, अपने व्यवहार को बदल देगी। विधि क्या करेगी साथियों, अपना व्यवहार को बदल देगी। अब देखो इसमें लिखा है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण क्यों, क्वेश्चन उठा कि भाई हमें विधियों का समान संरक्षण का क्यों देना है, अर्थात विधियों का समान संरक्षण में संरक्षण क्यों, संरक्षण इसलिए देना है क्योंकि हमारा जो समाज है साथियों वो विषमतामूलक समाज है। इस समाज को हमें क्या करना है साथियों, समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, अर्थात इगेलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करना है, उसके लिए देना है।
हमें इसलिए देना है ताकि जो समाज के जो वंचित वर्ग है उन वंचित वर्गों को क्या किया जा सके साथियों, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और हम क्या कर सके साथियों, एक समावेशी भारत का निर्माण कर सके। कैसे भारत का निर्माण कर सके साथियों, एक इंक्लूसिव इंडिया का निर्माण कर सके और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो ध्येय है उस ध्येय की क्या की जा सके साथियों, प्राप्ति की जा सके। हमें संरक्षण की इसलिए आवश्यकता है ताकि हम क्या कर सके साथियों, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना कर सके अर्थात सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। हमें इनको संरक्षण देने की इसलिए आवश्यकता है ताकि हम क्या कर सके साथियों, सोशल ऑर्डर को अर्थात लोक व्यवस्था को अच्छे से मैनेज कर सके, समाज की व्यवस्था को अच्छे से मैनेज कर सके। अब ये कॉन्सेप्ट है कि भाई संरक्षण किनको दिया जाएगा, संरक्षण किनको दिया जाएगा, तो संरक्षण दिया जाएगा समाज के वंचित वर्गों को अर्थात एसी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग अर्थात जो समाज के वंचित वर्ग अर्थात जो समाज की मुख्य धारा में जो वर्ग नहीं आ सके उनको संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण किनके द्वारा दिया जाएगा, किनके द्वारा दिया जाएगा, तो संरक्षण किनके द्वारा दिया जाएगा भाई, संरक्षण राज्य के द्वारा दिया जाएगा। राज्य द्वारा कैसे दिया जाएगा, राज्य क्या करेगा साथियों, विधि का निर्माण करेगा और इस विधि निर्माण करके राज्य क्या करेगा, इन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास करेगा। अब जब राज्य इन लोगों के उत्थान के लिए प्रयास करेगा तो राज्य साथियों यहाँ पे क्या कर रहा है, सकारात्मक कार्य कर रहा है। राज्य यहाँ पे कैसा कार्य कर रहा है साथियों, सकारात्मक कार्य कर रहा है। और इस सकारात्मक कार्य करने के लिए जो विधि का निर्माण कर रहा है साथियों, कौन सी विधि है, सकारात्मक विधि है। कौन सी विधि है, सकारात्मक विधि है। इसीलिए जो विधियों का जो समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट है, विधियों का जो समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट है, ये तो है साथियों सकारात्मक विधि। ये तो कौन सी विधि है साथियों, सकारात्मक विधि। जबकि जो विधि के समक्ष समता है, जो विधि के समक्ष समता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है साथियों, नकारात्मक विधि है। नकारात्मक विधि इसलिए है क्योंकि विधि हमारे साथ भेदभाव तो नहीं कर रही है, विधि हमारे साथ भेदभाव तो नहीं कर रही है, लेकिन व्यक्तियों के जीवन के उत्थान के लिए यहाँ पे कोई विशेष प्रकार के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे व्यक्तियों के जीवन के उत्थान के लिए क्या किए जा रहे हैं साथियों, विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक विधि भी बोलते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा साथियों, फंडामेंटल राइट्स में राइट्स शब्द का क्या तात्पर्य होता है, फंडामेंटल शब्द का क्या तात्पर्य होता है, उसके बाद में नेचुरल राइट्स क्या है, उसके बाद में ह्यूमन राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके बाद में जो राइट्स है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद में आर्टिकल 12 के अंदर किस प्रकार के प्रोविज़न है, आर्टिकल 13 में किस प्रकार के प्रोविज़न है, आर्टिकल 14 के अंदर किस प्रकार के प्रोविज़न है, विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट क्या है, विधियों का समान संरक्षण क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या तात्पर्य। इसको नकारात्मक विधि बोलते हैं, जबकि इसको क्या बोलते हैं साथियों, सकारात्मक विधि बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 3 आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको सोल्व कर लेते हैं। बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स के आगे के जो आर्टिकल हैं साथियों, हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, तो ये क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। और ये क्वेश्चन साथियों यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा है साथियों कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अर्थात कुल मिला के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो राइट्स शब्द है अर्थात अधिकार शब्द है, उस अधिकार शब्द का क्या तात्पर्य है। साथियों, क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि अधिकार क्या है। अधिकार व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों के क्या है साथियों, नैतिक दावे हैं। अधिकार व्यक्तियों के क्या है साथियों, नैतिक दावे हैं। और ये नैतिक दावे क्या होते हैं, समाज द्वारा इनको स्वीकार्यता प्रदान की जाती है, जबकि राज्य द्वारा क्या किया जाता है साथियों, इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। और ये जो नैतिक दावे हमें मिले हैं, ये किसके विरुद्ध मिले हुए हैं साथियों, राज्य के विरुद्ध मिले। किसके विरुद्ध मिले हुए हैं, राज्य के विरुद्ध मिले। अर्थात जिस ऑप्शन में ये होगा कि अधिकार क्या है, नैतिक दावे हैं, और ये नैतिक दावे हमें किनके विरुद्ध मिले हुए हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्थात अधिकार की परिभाषा वो करेक्ट हो जाएगी। तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे होते हैं, ये तो गलत है साथियों, उल्टा बोल रहे हैं। क्योंकि डेफिनेशन तो ये कह रही है कि अधिकार किनके दावे हैं, व्यक्तियों के दावे हैं। किसके अगेंस्ट हैं, राज्य के अगेंस्ट।
बी ऑप्शन देखो साथियों, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऐसी तो कोई डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं साथियों। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी साथियों, करेक्ट हो जाएगी। अधिकार क्या है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या हैं साथियों, दावे हैं अर्थात क्लेम है। जैसे ही राज्य हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम राज्य के अगेंस्ट क्या ठोक सकते हैं साथियों, क्लेम ठोक सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है, ऐसे कोई बात नहीं है साथियों। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्या है साथियों कि आर्टिकल 13 के बारे में अर्थात आर्टिकल 13 के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत परिभाषा यानी विधि में निम्नलिखित में से किन्हें किन्हें सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जो हमने आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 13(3) के अंदर जो हमने विधि की परिभाषा देखी, उस विधि की परिभाषा में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन है साथियों। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधियां, तो ये विधि की डेफिनेशन में आएंगे कि संसद द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया जाता है या जो साधारण विधियां बनाई जाती है वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगी, विधि की परिभाषा में आ जाएगी। राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश और अस्थायी विधियां, तो ये भी विधि की डेफिनेशन में आ जाएगी। मैंने बताया अध्यादेश, अधिसूचना, आदेश, ये किसकी डेफिनेशन में आती है, विधि की परिभाषा में आती है। उसके बाद में होता है साथियों प्रत्यानियोजित विधान। कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश हो गया, आदेश हो गया, उपविधि हो गया, नियम हो गया, विनियम हो गया, अधिसूचना, तो ये सभी हमने अभी भी डिस्कशन किया है कि विधि की परिभाषा में सम्मिलित होंगे। विधि के गैर विधायी स्रोत यानी कि अर्थात जो विधि का प्रभाव रखने वाली परंपराएं, अभी प्रथाएं, जो रूढ़ियां होती है, जो परंपराएं और प्रथाएं होती हैं जो विधि का प्रभाव रखती है, उसको भी किसकी डेफिनेशन में सम्मिलित किया गया है साथियों, आर्टिकल 13(3) के तहत किसमें सम्मिलित किया गया है, विधि की परिभाषा में। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे साथियों, हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। यह है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात आर्टिकल 14 से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, विधि के समक्ष समता और विधियों का जो समान संरक्षण के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आर्टिकल 14 किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध करता है। क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 14 किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के भेदभाव को क्या करता है, निषेध करता है, क्योंकि ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से संबंधित है। अभी मैंने क्या बताया, अगर विधि के समक्ष समता की बात की जाए तो विधि के समक्ष समता क्या होती है, सभी व्यक्तियों के साथ में एक समान व्यवहार करेगी, लेकिन जो विधियों का जो समान संरक्षण है वो विधियों का समान संरक्षण बोलता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। अर्थात जैसे ही परिस्थितियां बदलेगी विधि अपना व्यवहार बदल देगी। तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध नहीं करती है और किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव किए जा सकते हैं साथियों, भेदभाव तब किए जा सकते हैं जब क्या हो, परिस्थितियां बदल जाए या व्यक्ति बदल जाए। जैसे ही परिस्थितियां बदलेगी, व्यक्तियां बदलेगी, तो विधि के समान संरक्षण के तहत में क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट देखो साथियों कि विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक संदर्भ है, गलत है। मैंने बताया कि विधि के समक्ष समता तो क्या है, एक नकारात्मक विधि का कॉन्सेप्ट है, जबकि विधियों का जो समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सकारात्मक संदर्भ है। क्यों? क्योंकि विधियों के समान संरक्षण की सहायता से समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं उन कमजोर वर्गों को उत्थान करने के लिए विधियों का क्या किया जाता है साथियों, निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से जो सकारात्मक कार्रवाई के जो प्रोविजन है, अफर्मेटिव जो एक्शन के प्रोविजन है, या सिंपल लैंग्वेज में जो रिजर्वेशन का जो इश्यू है साथियों, वो किसकी सहायता से संचालित किया जा रहा है, विधियों के समान संरक्षण की सहायता से संचालित किया जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे साथियों, इसमें गलत हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी, यानी न तो 1 और ना 2। तो
तो साथियों हमने आज आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ा और आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा। तो उनसे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्व कर लिया है। अब एक इन्फॉर्मेशन है साथियों कि कलाम परिवार की तरफ से एक RS लाइब्रेरी स्पेशल बैच प्रारंभ किया जा रहा है। ये प्रारंभ कब हो रहा है साथियों? 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें क्या होगा साथियों कि आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी के लिए विशेष फोकस किया जाएगा, जिसमें जयपुर सेंटर में 70 सीटें हैं और सीकर सेंटर पर भी कितनी सीटें हैं साथियों? 70 सीटें हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, नोट लाइब्रेरी स्पेशल बैच के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक स्क्रूटिनी टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बेस पर आपका क्या किया जाएगा साथियों? चयन किया जाएगा। और इसमें होगा क्या साथियों कि आपको समय समय पर इस प्रकार से समय समय पर आपके साथ में गाइडेंस प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, और जिसमें आपको प्री के साथ साथ मेंस को किस प्रकार से अप्रोच करना है उसके बारे में समय समय पर आपको गाइड किया जाएगा, जिसमें ये जो सिलेक्टेड टीम है उनके द्वारा साथियों आपको क्या किया जाएगा? गाइड किया जाएगा, अर्थात मार्गदर्शन किया जाएगा। तो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स की जो पहली क्लास है साथियों वो कंप्लीट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।